हेलो, वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपनी इस ऑनलाइन क्लास में। कल तक अपने बात कर रहे थे अपवयन वेग के आधार पर ओम के सूक्ष्म और स्थूल नियम की व्याख्या की, और इसी कड़ी में हमने प्रतिरोधकता और चालकता को भी पढ़ा था। आज अपने बात करने वाले हैं ओमीय पदार्थों की। एक्चुअल में जो ओम का नियम था 20/I, ओम के नियम के आधार पर यदि अपने पदार्थों का क्लासिफिकेशन करें, उसका वर्गीकरण करें, तो पदार्थ दो प्रकार के निकल के आते हैं। पहला पदार्थ होता है ओमीय पदार्थ, और दूसरा जो पदार्थ होता है वो होता है अनओमीय पदार्थ। तो ओमीय पदार्थ कौन से होंगे? ओमीय पदार्थ वे पदार्थ होंगे जो ओम के नियम का पालन करते हैं। मतलब क्या हो गया? मतलब ये हो गया कि अपने पास एक चालक पदार्थ है, जब इस चालक पदार्थ में अपने करंट फ्लो करें, धारा प्रवाहित करें, तो जाहिर सी बात है कि इस पदार्थ के सिरों पे विभवांतर उत्पन्न होगा, जिसको अपने वोल्टमीटर की सहायता से माप लेंगे। तो यहाँ पे इस पदार्थ के सिरों पे जो भी विभवांतर उत्पन्न होता है वो प्रवाहित धारा के समानुपाती हो, अर्थात V समानुपाती I हमें प्राप्त हो जाए। इसका मतलब ये हो गया कि इस पदार्थ ने ओम के नियम का पालन किया है। तो वे पदार्थ जो ओम के नियम का पालन करेंगे ओमीय पदार्थ कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे तांबा हो गया, चांदी हो गया, लोहा, निकल, सोना, एल्यूमिनियम, ये जितने भी पदार्थ होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? ओमीय पदार्थ हो जाएंगे, क्योंकि ये ओम के नियम का पालन करते हैं, क्योंकि इसमें धारा प्रवाहित करते हैं, तो इनके सिरों पे समानुपाती रूप से विभवांतर भी उत्पन्न होता है। अब अनओमीय पदार्थ कौन से होंगे? अनओमीय पदार्थ वे पदार्थ होंगे जो ओम के नियम का पालन नहीं करते, अर्थात जिन पदार्थों में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके सिरों पर जो विभवांतर उत्पन्न होता है वो धारा के साथ में समानुपाती रूप से नहीं बढ़ता, यानी कि V समानुपाती I इस रूल की पालना नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, अपने पास डायोड है, ट्रांजिस्टर है, थायराइस्टर है, ये जितने भी पदार्थ होते हैं, डायोड, ट्रांजिस्टर, थायराइस्टर, ये सारे के सारे पदार्थ अनओमीय पदार्थ होते हैं। क्यों? क्योंकि ये ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं। अब जैसे आप लोगों ने लेसन नंबर 16 में देखा होगा कि जो डायोड था अपने पास, और उसके लिए अपने V और I के मध्य ग्राफ खींचा था, जिसको हमने अभिलाक्षणिक वक्र बोला था। क्या बोला था? अभिलाक्षणिक वक्र। V और I के बीच में मैंने ग्राफ खींचा था। तो आप लोगों को याद होगा कि ग्राफ हमने दो प्रकार के लिए थे, तो अगर बायस के लिए बना था और एक उत्क्रम बायस के लिए बना था। तो एक ग्राफ तो ऐसे बना था, और दूसरा जो ग्राफ था वो कुछ इस प्रकार से हमें प्राप्त हो रहा था, ऐसा कुछ ग्राफ था। तो आप दोनों ही ग्राफ को देख सकते हो कि यहाँ पे ये जो ग्राफ हमें प्राप्त होता है V और I के मध्य, ये समानुपाती रेखा नहीं है, ये एक वक्राकार रेखा में प्राप्त होती है। यदि V और I के बीच में हमें एक समानुपाती ग्राफ प्राप्त होता कुछ इस प्रकार से, तो ये होता V समानुपाती I। लेकिन अनओमीय पदार्थों के लिए ऐसा ग्राफ हमें प्राप्त नहीं होता है, ऐसा ग्राफ प्राप्त होता है वक्राकार रेखा में प्राप्त होती है, अर्थात ये पदार्थ ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं। सो इन पदार्थों में ये जरूरी नहीं होता कि इन पदार्थों के लिए अपने यदि धारा को बढ़ाएं तो उसके सिरों पे विभवांतर है वो इंक्रीज समानुपाती रूप से हो। जैसा कि डायोड में या फिर ट्रांजिस्टर में हमने ये समझा था कि धारा को आप लगातार बढ़ाते चलते हो तो एक अति उच्च धारा के केस में वोल्टता है वो कांस्टेंट हो जाती है, नियत हो जाती है। उसके पश्चात आप धारा को कितना भी बढ़ा लो, संतृप्त अवस्था में प्राप्त हो रही थी, यानी कि वहाँ पे जो वोल्टता थी वो नियत हो गया था, और इसी गुण के कारण जेनर डायोड ने अपना काम किया था। सो अनओमीय पदार्थ वे पदार्थ होंगे जो ओम के नियम का पालन नहीं करेंगे, अर्थात V समानुपाती I हमें प्राप्त नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल क्या हो गया? डायोड, ट्रांजिस्टर, थायराइस्टर। एक्चुअल में अनओमीय पदार्थों के एग्जाम्पल कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि किन्हीं दो अनओमीय पदार्थों के उदाहरण दीजिए। सो आप इसको आप याद रखोगे। अब अपने बात करने वाले हैं कार्बन प्रतिरोध की, कि ये कार्बन प्रतिरोध क्या होता है। सो अब अपने बात करने वाले हैं कार्बन प्रतिरोध की।
एक्चुअल में आवश्यकता अनुसार प्रतिरोध भी दो प्रकार से बनाए जाते हैं। कुछ ऐसे प्रतिरोध होते हैं जिनका मान कम होता है, यानी कि धारा के मार्ग में कम बाधा उत्पन्न करनी है तो वो एक नॉर्मल प्रतिरोध होते हैं। और कई बार ये होता है कि धारा के मार्ग में अति उच्च बाधा उत्पन्न करनी होती है तो हाई क्वालिटी के ज़्यादा रेजिस्टेंस वाले प्रतिरोध बनाए जाते हैं। और जहां हमें ज़्यादा रेजिस्टेंस की आवश्यकता पड़ती है, उच्च प्रतिरोध की आवश्यकता पड़ती है, वहां अपने कार्बन प्रतिरोध काम में लेते हैं। यानी कि उच्च प्रतिरोधकता के लिए हम कार्बन प्रतिरोधों को बनाते हैं। तो कार्बन प्रतिरोध कहते हैं किसी को वे प्रतिरोध जो कार्बन से बने होते हैं कार्बन प्रतिरोध कहलाएंगे। और इन प्रतिरोधों को उच्च प्रतिरोधकता हेतु प्रयोग में किया जाता है। अब ये कार्बन प्रतिरोध एक्चुअल में होंगे कैसे? कार्बन प्रतिरोध मोस्टली एक बेलनाकार नलिका के रूप में होते हैं जिनके ऊपर 4 पट्टिकाएं लगी होती हैं, जिनका अपना खुद का एक कलर होता है। वो कलर सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। और उन्हीं कलर के आधार पे हम ये पहचान करते हैं कि इस कार्बन प्रतिरोध का प्रतिरोध या फिर प्रतिरोधकता कितनी होती है। सो इसके स्ट्रक्चर की यदि मैं बात करूं तो कार्बन प्रतिरोध का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा। जैसे ये अपने पास एक कार्बन प्रतिरोध हो गया। अब इसके ऊपर 4 अनेक कलर की पट्टिकाएं होंगी। जैसे ये हो गई पहली पट्टिका, ये हो गई दूसरी पट्टिका, ये हो गई तीसरी पट्टिका और ये हो गई लास्ट 4th पट्टिका। अब इनमें से ये जो पहली 2 पट्टिकाएं हैं वो किसको रिप्रेजेंट करेंगी? ये 2 पट्टिकाएं सार्थक अंकों को रिप्रेजेंट करेंगी। ये 2 पट्टिकाएं किसको रिप्रेजेंट करेंगी? सार्थक अंक को। अपनी बात करेंगे आगे सार्थक अंक क्या होते हैं। तीसरी जो पट्टिका होती है वो दशमलव गुणांक को प्रदर्शित करती है। किसको? दशमलव गुणांक को। और चौथी जो पट्टिका होती है वो संहिता या कह सकते हो विश्वसनीयता को रिप्रेजेंट करती है, इनकी पॉपुलैरिटी को रिप्रेजेंट करने वाली है। तो पहले 2 कार जो भी कलर होंगे 2 पट्टिकाएं वो सार्थक अंक बताएंगी, तीसरी पट्टिका दशमलव गुणांक को रिप्रेजेंट करेगी और चौथी पट्टिका संहिता या विश्वसनीयता को रिप्रेजेंट करेगी। अब यहाँ पे जो भी कलर होंगे उन प्रत्येक कलर का एक कोड होता है। उस कोड के आधार पे ही अपने इसके प्रतिरोध की या प्रतिरोधकता की पहचान करते हैं। तो एक्चुअल में वो कोड क्या है, उस कोड को आप अच्छे से याद रखोगे। उस कोड की यदि मैं बात करूं तो यहाँ पे अपने क्रम संख्या देख लेते हैं। यहाँ पे अपने वर्ण आ जाएगा यानी कि कलर आ जाएगा, यहाँ इनका कोड आ जाएगा, फिर इसका दशमलव गुणांक एक प्रकार से जिसको हम घातांक कह सकते हैं, घातांक यहाँ पे लिखा जाएगा। और यहाँ पे विश्वसनीयता या संहिता को अपने समझने वाले हैं। सो सबसे पहले आप क्या करोगे, इस प्रकार से अपने एक टेबल जनरेट करेंगे जिसको आप अच्छे से याद रखोगे। वर्ण कोड। अब यहाँ पे मैं क्रम की बजाय इसको याद रखने का एक शॉर्ट ट्रिक यहाँ पे लिखने वाला हूँ। क्रम तो 1 2 3 4 इस प्रकार से चलने वाला है, लेकिन जो कोड स्टार्ट होगा वर्णों का वो हमेशा 0 से स्टार्ट होगा। किससे स्टार्ट होगा? 0 से। एक्चुअल में क्या होता है कि इसको याद रखने का एक ट्रिक होता है कि बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड, वाइफ, और उसके नीचे होता है गोल्डन सुनहरा, चांदी और रंगहीन। एक्चुअल में क्या होगा? बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड, वाइफ, और उसके नीचे होगा सुनहरा, चांदी और रंगहीन। अब आप इसको वर्ण कोड में कैसे लिखोगे? तो इस बी का मतलब होता है जी ब्लैक यानी कि काला। इस सेकंड बी का मतलब होता है ब्राउन यानी कि भूरा। आर का मतलब होता है रेड यानी कि लाल। ओ का मतलब होता है ऑरेंज यानी कि नारंगी। वाई का मतलब होता है येलो यानी कि पीला। जी का मतलब होता है ग्रीन मीन्स हरा। बी का मतलब, ये जो बी है वो आपको गड़बड़ करेगा, थोड़ा सोचना। बी 3 बार आ चुका है
फर्स्ट बी, सेकंड बी एंड लास्ट थर्ड बी। तो पहला वाला जो बी है वो ब्लैक होगा, सेकंड बी है वो ब्राउन होगा एंड ये जो बी है वो ब्लू यानी कि नीला होगा। तो इस बी में थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना कि बी के क्रम को लेकर के आप कंफ्यूज हो सकते हो। वी यहाँ पे होगा वोयलेट यानी कि नारंगी, जी का मतलब होगा ग्रीन यानी ग्रे यानी कि स्लेटी, डब्लू का मतलब होगा सफेद, बाकी सुनहरा, चांदी और रंगीन अपने प्राप्त हो रहा है। वर्ण कोड 0 से स्टार्ट होगा, ब्लैक का वर्ण कोड 0 होता है, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ तक आ गए। अब आगे अपने चलते हैं घातांक और इसके अपने सुनहरे वगैरह इनकी यदि बात करें, घातांक को पहले देख लेते हैं। यहाँ पे घातांक बनाओगे तो ये सारी के सारी वैल्यू 10 की घात में चली जाएंगी। जैसे 10 की घात 0, 10 की घात 0 का मतलब कितना होता है, किसी भी संख्या की घात का मतलब होता है 1, किसी संख्या की घात 0 का मतलब होता है 1। और ये बन जाएगा 10 की घात 1, 10 की घात 2, 10 की घात 3। कुछ इस प्रकार से हमें इसके घातांक वैल्यू प्राप्त हो जाएंगी। ओके, अब आगे बात करें सुनहरा, चांदी, रंगहीन, तो इनकी पावर बन जाएंगी सुनहरे की 10 की पावर -1, चांदी की 10 की पावर -2 और रंगहीन में कोई भी घातांक नहीं होता। अब सहता की यदि विश्वसनीयता की बात करें तो ये जो 0 से लेकर 9 तक अपने वाइट तक के जो क्रम हैं इनकी कोई सहता या विश्वसनीयता नहीं होती है। सुनहरा जो होगा उसकी विश्वसनीयता होती है ±5%, चांदी की होती है सुनहरे की ±5%, चांदी की होती है ±10% और रंगहीन 9 कलर की सहता होती है ±20%। ये सिस्टम आपको याद रखना है, वेरी सिंपल सिस्टम है, कुछ भी रटने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आप ये कोड याद कर लो, 1-2 बार जब इसको आप यूज करोगे तो ये आसानी से आपके ट्रिक याद हो जाएगी। बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, सुनहरा, चांदी और रंगहीन। और इनका वर्ण कोड है वो 0 से स्टार्ट होगा। यहाँ पे कुछ बच्चे गलतियाँ करते हैं, इनका वर्ण कोड 1 से शुरू कर देते हैं जिसके कारण उनकी क्वेश्चन आंसर है, न्यूमेरिकल्स हैं, वो गलत हो जाते हैं। घातांक जो भी उसका वर्ण कोड है वो पावर में चला जाता है, नो इश्यू। और यहाँ पे वर्ण कोड होता है वो सुनहरा, चांदी, रंगहीन का कोई वर्ण कोड होता नहीं है। घातांक सबकी होती हैं रंगहीन को छोड़ के, बाकी सहता और विश्वसनीयता केवल और केवल सुनहरा, चांदी और रंगहीन की होती है। इसके अलावा इन 10 कोड की कोई भी सहता या विश्वसनीयता नहीं होती है। अब आप इस टेबल के आधार पे किसी भी कार्बन प्रतिरोध की प्रतिरोधकता कैसे ज्ञात करोगे उसकी अपने बात करते हैं। तो मैं एक बार से इस अंकों को डिफाइन कर देता हूँ। जैसा कि हमने ये कहा कि पहले 2 जो पट्टिकाएं होंगी वो सार्थक अंकों को रिप्रेजेंट करेंगी। सपोज दैट हमने ऐसा लिख दिया कि पहला जो कलर है वो नीला है, नीली पट्टिका का है। दूसरा जो कलर है वो मान लो लाल पट्टिका का है। तीसरा जो कलर है उसको आप समझ सकते हो, मान लो ये पीली पट्टिका है। और चौथा जो कलर आता है सहता या विश्वसनीयता, वो ध्यान रखोगे वो सुनहरा, चांदी और रंगहीन 3 में से कोई एक मिलेगा, क्योंकि सहता और विश्वसनीयता इन 3 के अलावा किसी की और नहीं होती है। सो चौथा कलर आप समझ लो कि ये सपोज दैट चांदी है। अब आप अरेंज कैसे करोगे? फॉर एग्जाम्पल अपने पास ये कार्बन प्रतिरोध हो गया, इसका हमें प्रतिरोधकता हमें डिफाइन करनी है, तो कैसे करोगे? नीला और लाल ये 2 पट्टिकाएं सार्थक अंकों में आएंगी। ये कोड जिसको अपने सार्थक अंक कहते हैं, जो दशमलव गुणांक बोले यानी कि उसकी घातांक आएंगी, हमें गुणा के रूप में उस घात को लिखना होता है। सबसे पहला काम नीला। अब नीला कितने नंबर पे? नीला तो यहाँ है। वर्ण कोड कितना है? 6। जब आप बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन ऐसे काउंट करोगे ना तो नीला आपको 7 नंबर पे मिलेगा, लेकिन वर्ण कोड 0 से स्टार्ट होता है, अतः इसका वर्ण कोड क्या आ जाएगा? सार्थक अंक क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो नीले का सार्थक अंक 6 बन जाएगा। आगे आता है लाल, तो लाल अपने कहाँ मिलेगा? रेड ये रहा। वैसे तो बी रॉय के हिसाब से अपने काउंट करने बैठे तो ये 3 नंबर पे भी मिलता है, लेकिन सार्थक अंक यानी कि कोड 0 से स्टार्ट होता है, अतः इसका जो वर्ण कोड हमें मिलेगा वो कितना मिलेगा? 2 मिलेगा। तो ये हो गया जी 62। सार्थक अंक कितना बन गया? 62। अब हमें क्या करना है?
अब हमें तीसरी पट्टिका को देखना है, जो दशमलव गुणांक होगा। तीसरी पट्टिका पीला है तो पीला 4 नंबर है। वर्ण कोड के हिसाब से अपने बीबी रोज के हिसाब से देखें तो ये 5वां मिलता है, लेकिन कोड के हिसाब से अपने बात करें तो चौथा मिलता है। तो इसका दशमलव गुणांक यानी कि घातांक कितना बनेगा, 10 की पावर 4 बन जाएगा। तो गुणा, दशमलव गुणांक लिखना है, गुणा में लिखना होता है 10 की पावर ये 4 आ जाता है। अब सहता या विश्वसनीयता, चौथी पट्टिका चांदी है तो ±10%। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, आप ज्ञात कर रहे हो जी प्रतिरोधकता रो, अतः यहाँ पे सबसे पहले आपको प्रतिरोधकता का मात्रक लिखना होता है ओम इंटू मीटर। इसके बाद में आपको सहता या विश्वसनीयता डिफाइन करनी होती है। अब इसके पश्चात यहाँ पे कितना आ जाएगा, ±10% आ जाएगा। कुछ बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं, इसको ऐसा लिख देते हैं कि 62 गुणा 10 की घात 4 ±10%, और आगे उसका मात्रक निकालते हैं, जो कि गलत होता है, क्योंकि ये जो 10% आता है वो केवल विश्वसनीयता या सहता को रिप्रेजेंट करता है, वो प्रतिरोधकता के मान को रिप्रेजेंट नहीं करता। प्रतिरोधकता केवल कितनी होगी, 62 गुणा 10 की घात 4 होती है ओम इंटू मीटर में। तो ये वैल्यू आप डिफाइन नहीं करोगे, लिखने का ये सही तरीका होगा 62 गुणा 10 की घात 4 ओम इंटू मीटर ±10%। सो इस प्रकार से अपने पास कोई भी यदि कार्बन प्रतिरोध हो तो उसके लिए आप प्रतिरोधकता को ज्ञात कर सकते हो। चलिए थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। अब अपने एक और कार्बन प्रतिरोध की बात कर लेते हैं। जैसे पहली पट्टिका है वो कुछ भी उठा लो, यहाँ से भूरी पट्टिका है, भूरा कलर है। नेक्स्ट नीली पट्टिका है, स्लेटी मान लो। मैं क्या करता हूं, दो को सेम करता हूं, ये भी नीला है ये भी नीला है। और लास्ट वाला है रंगहीन पट्टिका। उम्मीद करता हूं आप इसका वर्ण कोड जो प्रतिरोधकता मान है वो डिफाइन कर पाओगे। कैसे, प्रतिरोधकता कितनी बन जाएगी, भूरा कितने नंबर पे आता है, भूरा कहाँ गया, 2 नंबर पे, लेकिन वर्ण कोड 0 से स्टार्ट हो रहा है तो वर्ण कोड कितना होगा, 1 होगा, 1 हो गया। नीला, नीला कितने नंबर पे आता है, वैसे 7 नंबर पे आता है, लेकिन वर्ण कोड के हिसाब से कितने बनेगा, 6 पे बनेगा, तो ये हो गया 16। गुना, नीला वापिस आ गया, 10 की घात 6 दोबारा आ जाएगा, 10 की घात 6, 16 गुना 10 की घात 6 ओम इंटू मीटर ± रंगहीन। रंगहीन के लिए सहता कितनी होती है, 20% होती है। ऐसा भी कई बार अपने एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कई बार तो क्या अधिकतर बार ही ऐसा क्वेश्चन आता है। यदि कार्बन प्रतिरोध का न्यूमेरिकल यदि अपने आएगा तो कुछ ऐसा ही होगा कि आपको एक वर्ण कोड दे दिया गया होगा, उसके लिए आपको प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का मान ज्ञात करना होगा। और यहाँ पे यदि प्रतिरोध पूछ लिया जाए तो उस मात्रक चेंज कर दोगे, ओम इसका मात्रक बन जाएगा, ± जो भी सिस्टम चल रहा है वो सेम चलता रहेगा, लेकिन मोस्टली क्वेश्चन है वो प्रतिरोधकता को लेके आते हैं, प्रतिरोधकताएं पूछी जाती है, जिसके कारण इसके मात्रक ओम इंटू मीटर बने रहते हैं। ओके, एक तरीका तो ये हो गया कार्बन प्रतिरोध पे क्वेश्चन को पूछने का कि आपको एक कार्बन प्रतिरोध दे दिया और बोल दिया कि सार्थक अंकों के रूप में इसको डिफाइन कीजिए। अब कई बार क्या होता है, इसी क्वेश्चन को घुमा दिया जाता है, ये वर्ण कोड दे दिए जाते हैं, ये सार्थक अंकों के कोड दे दिए जाते हैं और वर्ण कोड पूछ लिया जाता है, वर्ण रंगों का क्रम पूछ लिया जाता है ये अंकों को दे करके। उस केस में आप क्या करोगे, जैसे अपने पास ये एक कोड आ गया कि प्रतिरोधकता है किसी कार्बन प्रतिरोध की वो 47 गुना 10 की पावर -1 ओम इंटू मीटर ±5% है। तो आप इसको वर्ण कोड के रूप में लिखो, अंकों के रूप में वर्ण के रूप में लिखिए। वर्ण कोड में डिफाइन करना है तो इसका वर्ण कोड क्या बन जाएगा, पहले 4 नंबर। अब गलती क्या करेंगे बच्चे, 4 नंबर गिनेंगे, बी बी रोए का आर और ओ, 4 नंबर पे उनको ऑरेंज मिलेगा। तो बी बी रोए के हिसाब से जो क्रम आता है वो एक्चुअली क्रम नहीं होता है, 0 से काउंट करोगे तो आपको 4 नंबर कोड नारंगी नहीं मिलेगा, पीला मिलेगा। तो बी बी रोए के हिसाब से आप 5वां कलर देखिए, वो सार्थक अंकों में चौथा कलर होगा। तो बी बी आर ओ वाई, या वाई बोले तो येलो, येलो बोले तो पीला। तो यहाँ पे क्या होगा, पीला, डैश डैश लगाओगे यहाँ पे। 7 नंबर, तो बी बी रोए के हिसाब से 8वां देखिए, तो 8वां देखोगे तो आपको मिलेगा नारंगी यानी कि वोयलेट। तो ये हो जाएगा नारंगी।
तीसरा है 10 की पावर -1। 10 की पावर -1 किसका होता है? सुनहरे का होता है। सहता ±5% किसकी होती है? सुनहरे की होती है। तो ये बन जाएंगे अपने पास 4 वर्ण कोड, पीला, नारंगी, सुनहरा और सुनहरा। तो इस क्वेश्चन का जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो ये होगा। अब कई बार क्या होता है कि ये सिस्टम थोड़ा सा डगमगा दिया जाता है। जैसे किसी ने ये बोल दिया कि रो इज इक्वल 1000 ओम इंटू मीटर ±5%। जरा गौर से देखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आप इसको कैसे लिखोगे? उस केस में आप इसको तोड़ोगे। 1000 को आप क्या लिख सकते हो? 1000 को आप ऐसा कुछ लिखो कि हमें 2 डिजिट प्राप्त हो जाए, गुणांक रूप से भी हमें कुछ वैल्यू प्राप्त हो जाए। तो 1000 को आप ऐसा लिख सकते हो, क्या 10 गुना कितना हो जाएगा ये 100। अब 10 की घात कितनी कर दोगे? 2 कर दीजिए। कितना बन गया जी? ये तो हो गया 10। 10 की घात 2 का मतलब 10 गुना 10 हो गया। तो इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया? 1000 बन गया ना। तो 10 गुना 10 की घात 2, ये 1000 की वैल्यू आ चुकी है, ±5% हो गया। अब आप आसानी से इसका वर्ण कोड तैयार कर सकते हो। तो वर्ण कोड लिखाओ। 1 नंबर पे भूरा, इसका वर्ण कोड पहला बन जाएगा भूरा। 0 पे आता है ब्लैक यानी कि काला। तीसरा 10 की घात 2 की बात करूँ तो आ जाएगा लाल। और ±5% भी यदि बात करें तो वो आ जाएगा सुनहरा। सो इस प्रकार से आपको वर्ण कोड पूछे जा सकते हैं। तो आपको डिजिट दे करके वर्ण कोड पूछा जा सकता है, वर्ण कोड दे करके आपको प्रतिरोधकता पूछी जा सकती है। और मात्रा का विशेष रूप से ध्यान रखोगे तो ये कार्बन प्रतिरोध अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में 1 या 2 नंबर का इसमें से न्यूमेरिकल जरूर फंसता है। ये टेबल उस केस में आपको याद होनी चाहिए। इस प्रकार के न्यूमेरिकल्स भी आपको पता होने चाहिए। सो आज के लिए बस इतना ही। कल लौटेंगे अपने किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।